स्वागत है आप सभी का आयुर भास्कर चैनल पे। जैसा कि आप सभी से वादा था कि जो मुख्य परीक्षा का जो कोर्स है, आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स का जो मुख्य परीक्षा का जो कोर्स है, उसको आयुर भास्कर ऐप पे शुरू किया जाएगा। तो वो कोर्सेज जो है 1 हफ्ता हो गया लगभग शुरू हुए, और उसमें जो इंट्रोडक्शन क्लास है, डेमो टाइप क्लास जो है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने देखा भी होगा। वहाँ पे क्लास जो है आपको दे दी गई है, आप वहाँ से जाके क्लास देखिए और जल्दी से जल्दी कोर्स जो है परचेज कर लीजिए, क्योंकि सीटें जो है लिमिटेड हैं। और अगर आप देर सवेर आते हो, फिर आप बात करते हो कि सर डिस्काउंट दे दीजिए, लेट ले रहे हैं, ऐसे वैसे, तो ये बातें जो है इंस्टीट्यूट द्वारा नहीं सुनी जाएंगी। और सबसे क्लियर कट है कि जो भी क्लास आप सभी को यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए दी जा रही है, वो पूरी तरह से डिटेल में दी जा रही है। और वहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि कैसे आपको परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देने हैं, चाहे वो लघुत्तरी प्रश्न हो गए या दीर्घोत्तरी प्रश्न हो गए। अगर आप आयुर भास्कर ऐप पे आपने स्टडी किया होगा प्री एग्ज़ाम का, तो आपको पूरी तरह से पता होगा कि हमारा जो पैटर्न है एग्ज़ाम बनाने का, जो तरीका एग्ज़ाम में जो कोर्स बनाने का, कोर्स के अंतर्गत जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है, वो पूरी तरह से एग्ज़ाम के ऊपर बेस्ड होता है। और आयोग जिस हिसाब से क्वेश्चन पुटअप करता है, उस तरह से हम क्वेश्चन जो है पुटअप करते हैं। तो अगर आप मुख्य परीक्षा का कोर्स अगर आप देखें, डेमो वीडियो अगर आप देखोगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से प्रश्न भी आपको बताए जा रहे हैं। हर क्लास में आपको लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है टॉपिक से रिलेट करके बताया जा रहा है। और जो भी क्लास ली जा रही है उसमें एक टॉपिक से 3 जो है लघुत्तरी प्रश्न और 2 दीर्घोत्तरी प्रश्न बताए जा रहे हैं कि उस तरह से परीक्षा में उसी तरह से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी समय जो है सीमित है। अभी जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होगा तो उसके 2 से 3 महीने के अंदर जो है मुख्य परीक्षा भी हो जाएगी। तो आपके पास समय कम है। और आप ये मत सोचिएगा कि जिस तरह से प्री एग्ज़ाम की आपने तैयारी की उसी तरह से आप मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लोगे और सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मुख्य परीक्षा में जितना आपने प्री परीक्षा में प्री एग्ज़ाम में आपने जो मेहनत किया, उससे अधिक मेहनत आपको मुख्य परीक्षा के लिए करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ें सही तरीके से हों और पढ़ाई आपकी बेहतरीन हो। एग्ज़ाम में आप जाइए तो किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, हेडिंग कैसे करना है, कौन से पेन का यूज़ करोगे, किस तरह से मार्जिन लाइन के बाहर लिखना है, अंदर लिखना है, क्वेश्चन और जो आंसर है उसके लिए हेडिंग कैसे सेट करेंगे, टॉपिक वाइज आंसर कैसे देंगे, ये सारी चीज़ें जो है आयुर भास्कर ऐप पे मुख्य परीक्षा जो आयुर्वेद स्टाफ नर्स की मुख्य परीक्षा है उसके अंतर्गत बताई जा रही है। ठीक है। और एक एक टॉपिक को लेकर के डिटेल में चला जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए कोर्स का लोगो जो है, जब आप ऐप पे जाओगे तो कोर्स का लोगो इस तरह से आपको दिख जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। और आपको नोट्स की पीडीएफ और डेमो क्लास, जो कि 1 घंटे 38 मिनट की डेमो क्लास है, वो आपको दिखेगी। और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम आपको कोर्स की जो डेमो क्लास है उससे इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसमें बताएंगे, इस वीडियो में पूरी तरह से आपको टॉपिक भी क्लियर किया गया है, आपके मुख्य परीक्षा को भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, और इसमें बताया गया है कि कैसे जो स्टार्टिंग टॉपिक है परिचर्या के, उनका उत्तर आप कैसे दोगे, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। तो जिन भी कैंडिडेट, जिनके भी जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं, जनरल के कैंडिडेट हैं, जिनके भी जो 45% जो है प्री एग्ज़ाम में मार्क जिन्होंने अचीव किया, यानी कि 34 से 35 नंबर जिनके भी हैं, वो लेट ना करें, कोर्स परचेज कर लें। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं जिनके 35% मार्क हैं और लगभग 29 से 30 नंबर जिन्होंने अचीव किया है, वो कोर्स परचेज कर लें बेफिक्र होकर के। क्योंकि अगर किसी तरह से नंबर का दायरा बढ़ता है तो ये कैंडिडेट जो है सेलेक्ट होना ही है, उनको मुख्य परीक्षा में बुलाया ही जाएगा। और हमने जो है परसेंटेज तय करके बताया भी है। ऐसा नहीं कि जिनके कम परसेंटेज हो वो कोर्स खरीदे बाद में कहें कि नहीं सर हमने तो कोर्स खरीद लिया, नुकसान हो गया, हमारा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है। तो हम नहीं चाहते हैं किसी का नुकसान हो, इसीलिए जो ग्राफ है बता दिया गया कि जनरल ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं जिनका 45% मार्क है, 34 से 35 नंबर है, वो कोर्स को परचेज करें। और SC ST के जो कैंडिडेट है जिनका 29 से 30 नंबर है, वो कोर्स को परचेज करके पढ़ाई करें। बेफिक्र होकर के पढ़ाई करिए। और समय कम है, तैयारी अच्छी चाहिए, तो उस हिसाब से आपको पढ़ना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे पूरे कोर्स को एक्सप्लेनेशन किया गया है इस वीडियो में। 2 घंटे की वीडियो है लगभग। आप उसमें देखिए किस तरह से आपको कोर्स पढ़ाया गया है, किस तरह से आपके सिलेबस को समझाया गया है और किस तरह से
क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है दूसरे स्टूडेंट्स तक, आप अपने क्लासमेट तक, या जो भी स्टूडेंट जो कहीं तैयारी कर रहे होंगे वहाँ तक वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी स्टूडेंट जो हैं कहीं पढ़ रहे हो तो हमसे आकर के जुड़े और उनको बेहतरीन क्लास करने का एक मौका मिले। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है टॉपिक वाइज उनको देखिए, अच्छे तरीके से आप जो है टॉपिक को तैयार कीजिए। बाकी हमारी शुभकामनाएं कि मुख्य परीक्षा जिस तरह से प्री एग्जाम में आपने अच्छा अंक हासिल किया है, मुख्य परीक्षा में भी अवश्य आप उत्तीर्ण होगे, अच्छा अंक हासिल करोगे। कल हम सभी जो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत, जो नर्सिंग की मुख्य परीक्षा है उसके अंतर्गत हम सभी ने शुरुआत के कुछ टॉपिक पे डिस्कशन किया था और मैंने उस क्लास में बताया था कि कैसे आप सभी जो है प्रश्नों के उत्तर आप परीक्षा में लिखोगे, क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं जो मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जब आप परीक्षा में बैठोगे तो वहाँ पे आपके दिमाग में ये चीज़ तो पूरी तरह से घुसी होनी चाहिए कि वो ऑप्शनल परीक्षा नहीं है कि आपको एक प्रश्न दिखेगा और 4 ऑप्शन मार देने हैं, ऐसा नहीं है। आपने पहले वाले क्लास में भी देखा होगा कि आपको बताया गया है कि शॉर्ट और लॉन्ग 2 आंसर आपको सबमिट करने हैं, जिसमें जो लघुत्तरी प्रश्न हैं उनकी संख्या 5 है और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं उनकी संख्या 6 है, जिसमें से 4 आपको करने हैं। और शब्द सीमा भी दी गई है, जितना आप अच्छा लिखोगे, सुंदर लिखोगे, मात्राएं सही रखोगे और कॉपी को जितना सुंदर दिखाने का प्रयास करेंगे और टॉपिक को टारगेट करके अगर उत्तर दोगे तो बहुत बढ़िया जो है आपका अंक आप प्राप्त कर सकते हो। इस क्लास में जो पीछे के 2 टॉपिक छूटे हुए थे, जैसे आपने देखा कि पहली क्लास में हमने जो है नर्सिंग की परिभाषा, अर्थ, इतिहास तक के टॉपिक को कवर किया। उसमें कुछ टॉपिक बच गए थे, जैसे आचार संहिता और परिचारक के कर्तव्य और गुण जैसे टॉपिक जो है बचे हुए थे। तो इस क्लास में हम नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता पे बात करेंगे कि कैसे आचार संहिता से अगर प्रश्न बनता है, किस तरह के प्रश्न आचार संहिता से बनते हैं और अगर बनते हैं तो किस तरह से आप उत्तर दोगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक मेंशन करते हैं कि टॉपिक है आपका आचार संहिता। आचार संहिता यानी कि ऐसा आचरण, नियम, कायदा, कानून जो नर्सों के ऊपर लागू होता है, संविधान के दायरे के अंतर्गत है या संविधान के नियम के अंतर्गत है, उससे बाहर आपको कार्य नहीं करना है, उसे ही हम आचार संहिता कहते हैं। ठीक है, अगर आचार संहिता से प्रश्न बनेंगे लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, तो वो प्रश्न किस तरह के होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, प्रश्न अगर देखें लघु उत्तरी, तो लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्न हो सकता है नर्सिंग आचार संहिता को, नर्सिंग आचार संहिता को समझाइए या समझाएं। ठीक है, प्रश्न क्या है, नर्सिंग आचार संहिता को समझाइए, मतलब कि नर्सिंग आचार संहिता है क्या, उसे समझाना है। तो इसमें आप जो है पहले से बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको लघुत्तरी प्रश्न 125 शब्दों में कंप्लीट करना है। 125 शब्द दिमाग में रहना चाहिए, पूरी तरह से ये छप जाना चाहिए कि लघुत्तरी प्रश्न है, एक प्रश्न का उत्तर लगभग आपको 125 शब्दों में देना है। कम से कम लिखेंगे तो 100 शब्द लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे तो 125 से ज़्यादा नहीं लिखना है। 5 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है प्रश्न नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता का नर्सों के लिए क्या लाभ है। ठीक है, एक ये भी प्रश्न हो गया कि नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता नर्सों के लिए क्या लाभ है, मतलब कि नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता का
नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता का नर्सों के लिए क्या लाभ है? आचार संहिता नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता का नर्सों के लिए क्या लाभ है, ये प्रश्न है। तो अगर प्रश्न ऐसा बने कि आचार संहिता क्या है, या आचार संहिता जो नर्सिंग के लिए बनाई गई है उसका लाभ नर्सों को क्या मिल रहा है, ठीक है, इस तरह के भी प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न ये भी हो सकता है कि आचार संहिता को समझाते हुए नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को इसका क्या लाभ है, अधिकतम शब्दों में बताएं, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हो सकता है, ये भी प्रश्न हो सकता है। हम बार बार क्या कह रहे हैं, जो भी प्रश्न लिखा जा रहा है आपको डायरेक्ट जो है परीक्षा में भी दिख सकता है, क्योंकि सारे जो पैटर्न हैं, सारा जो परीक्षा का प्रकार है, प्रश्नों का प्रकार है, परीक्षाओं में जो प्रश्न दिखेंगे, जो आपको दिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, इसी पैटर्न पे आयोग जो है आपसे परीक्षा लेगा। और यह जो है आपको परीक्षा में जो मेहनत करना है, जो तैयारी करनी है, उसके लिए आप लास्ट स्टेप समझ लीजिए। उसके बाद से कुछ नहीं करना होगा। अगर इसमें कट ऑफ में आप आ जाते हो तो फिर नौकरी आपकी, ठीक है। जितना आपने प्री में मेहनत किया उससे ज़्यादा हम मेहनत चाहते हैं आपसे, आपकी लिखावट, आपकी मात्राओं पे काम ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रश्न हमने लिखा है, लघुत्तरी टाइप का प्रश्न है। एक उत्तर हम बताएंगे जिसको आप अगर पढ़ करके उस उत्तर को समझ जाएं और अगर आप अपने शब्दों में लिखें तो ये जो उत्तर है पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी जान लेते हैं कि किस तरह के दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हर क्लास में आपको ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि किस प्रश्न में कितना शब्द लिखना है। लघुत्तरी में बताया गया कि 125 शब्दों में जो है उत्तर देना है इस प्रश्न का। और जो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है ये 15 अंक का है। एक प्रश्न कितने का है? 15 अंक का, और अधिकतम 300 शब्द का प्रयोग करना है उत्तर देने के लिए। कितने शब्द? 300 शब्द का प्रयोग करना है। और यहाँ पे 125 शब्द, और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना है? प्रत्येक उत्तर का अंक कितना है? 5 अंक। प्रत्येक उत्तर का अंक कितना है? 5 अंक। हर उत्तर पे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपको पता है पहले से ही, आपने सिलेबस भी देखा है। और यहाँ पे 15 अंक मिलेगा। तो मतलब इसमें जो आप मेहनत कर रहे हो या जो उत्तर लिख रहे हो, समझने की क्षमता के हिसाब से समझ करके जो उत्तर लिख रहे हो वो 1 गुना है। वो क्या है? आपके समझने के बाद से उत्तर लिखने का 1 गुना है। लेकिन जब आप इसमें उत्तर लिखोगे तो वो जो है आपकी मेहनत का 3 गुना होगा। कितना होगा? आपके उत्तर लिखने का 3 गुना। मतलब जो उत्तर इसमें होगा उसका 3 गुना आपको यहाँ पे मेहनत करना होगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर शब्द सीमा देखें तो वो 2 गुना ही है। कितना है? 2 गुना है। मतलब इसका डबल लिख देते हैं तो चल जाएगा, ठीक है। और हम बार बार क्या कह रहे हैं? अपनी वर्तमान मन स्थिति के द्वारा उत्तर लिखिए, अपनी मानसिक स्थिति के द्वारा उत्तर लिखिए। पहले समझेंगे प्रश्न को तब उत्तर लिखेंगे तो चीज़ें जो हैं क्लियर होंगी। दीर्घ उत्तरी में क्या लिख सकते हैं? प्रश्न ऐसा हो सकता है, नर्सिंग के लिए आईसीएन आचार संहिता ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ICN आचार संहिता
का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, देखिए नर्सिंग, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, नर्सिंग। तो नर्सिंग के लिए ICN यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग आचार संहिता का विस्तृत वर्णन करना, मतलब कि जो नर्सिंग के लिए इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने जो आचार संहिता बनाई है उसका विस्तृत वर्णन मांगा जा रहा है। विस्तृत वर्णन का मतलब जितनी जानकारी आपको इसके बारे में पता है वो हेडिंग बाय हेडिंग आप इसको स्पष्ट करके बता दीजिए, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप उत्तर में क्या देना चाहते हो। ठीक है, एक तरह का प्रश्न ये भी हो सकता है कि ICN द्वारा निर्देशित आचार संहिता क्या है तथा क्या है इस नर्सिंग आचार संहिता का नर्सिंग व्यवसाय से क्या संबंध है। आप अगर देखें जहां भी आपको विस्तृत उत्तर लिखने वाले प्रश्न दिख रहे हैं तो आप कॉमन चीज देख रहे हैं। क्या चीज देख रहे होंगे? जो लघु उत्तरी प्रश्न है, प्रश्न का प्रकार भी छोटा है, ताकि जिसमें आंसर भी आपको छोटा देने का मौका दिया जा रहा है। उसी तरह से दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए प्रश्न का प्रकार भी बड़ा है और इसमें आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, ज़्यादा लिखना भी पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको उत्तर लिखने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, आप ये मत समझिएगा कि सर जो है प्रश्न लिख दिया और इसका उत्तर दे देंगे तो ये परीक्षा में आपको ऐसे ही दिखेगा, आप जा करके बस इसको याद कर लोगे, ले जाकर लिख दोगे। अगर ऐसा सोच करके आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। यहाँ पे जो तरीका बताया जा रहा है, हम प्रश्न आपको ऐसा कोई भी प्रश्न यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि आपको किसी गाइड में मिल जाएगा, आप किसी किताब में खोज लोगे या कोई टीचर आपको ये प्रश्न लिख करके दे देगा। जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो प्रश्न हमारे द्वारा तैयार किया जा रहा है, पूरे तरह से नए प्रश्न हैं। आपको ये प्रश्न जो है कोई भी इस तरह से बना करके नहीं देगा, ये चीज़ अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब इस प्रश्न को लिखने का, समझाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट आपको क्या होगा कि जैसे ही प्रश्न आप देख रहे हो, हम इसके उत्तर को ज्यों ही बताएंगे, अब प्रश्न किसी तरह से भी घुमा करके दे दे, आप उसका उत्तर दे सकते हो। ठीक है, आप देखिए जितने भी प्रश्न हैं किसके ऊपर आधारित है? इस टॉपिक के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? इस टॉपिक पे, मतलब कि आचार संहिता से ये प्रश्न है। आप अगर कहोगे तो आचार संहिता से 10 प्रश्न और बन जाएंगे, 10 प्रश्न क्या 20 प्रश्न और बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन उत्तर जो हम आपको बताएंगे उससे आप 20 क्या 50 प्रश्न भी अगर बनेंगे तो आप जवाब दे सकते हो। ठीक है, ये तो आपको लिखने के लिए बताया जा रहा है। जैसे ही चीज़ें थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ती जाएंगी, टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, टॉपिक वाइज लेक्चर कंप्लीट होते जाएगा, तब हम आपको एक नोट्स खुद का लिख करके, एक नोट्स मेरा खुद का लिखा हुआ 2-4 प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए, जिसमें लघुत्तरी भी रहेगा, दीर्घोत्तरी भी रहेगा, वो खुद हम ऐप पर आपको PDF टाइप में देंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि किस तरह से पेन का चुनाव करना है, हेडिंग किस तरह से डालनी है और किस तरह से लिखावट होनी चाहिए। तब आपको उत्तर जो लिखने पे जो नंबर मिलेगा वो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो वो भी हम देंगे। अब इसके उत्तर को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ समझने वाली बात है। नर्सिंग आचार संहिता, आचार संहिता हमने शुरू में बता दिया। आचार संहिता क्या है? सभी के लिए होता है। आचार मतलब आचरण, संहिता मतलब जो संविधान के अंतर्गत या कानून के दायरे में आता है, ऐसा नियम, कायदे, कानून जो कि संविधान के अंतर्गत आ रहा है उसे ही आचार संहिता कहते हैं। तो वो आचार संहिता नर्सों के लिए अलग से बनी हुई है, जिसको ICN ने
कड़ाई से नर्सों के ऊपर प्रतिपालन के लिए लागू किया हुआ है कि ये जो है आपको इन दायरे में रह करके ही कार्य करना है। ठीक है, वही चीज़ बताई जा रही है। पहला प्रश्न लेते हैं सॉरी, इसको हम समझाएंगे और एक प्रश्न ये समझाएंगे, बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इससे मिल जाएंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, नर्सिंग आचार संहिता को समझाइए। ठीक है, लेते हैं पहला प्रश्न। क्वेश्चन है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रश्न, उत्तर जब कॉपी में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे प्रश्न, अब संख्या जो भी हो आप आगे डाल देंगे। उत्तर जब आप लिखेंगे तो उत्तर के लिए भी बीच में ही आप लिखिएगा और हेडिंग उत्तर के नीचे डालेंगे ताकि लाइन ज़्यादा कवर हो सके। नर्सिंग आचार संहिता। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में है नर्सिंग आचार संहिता को समझाइए। अब देखिए, अगर आपके प्रश्न पत्र में ये प्रश्न जो है संख्या 2 पे है, 4 पे है, 5 पे है, तो वहाँ पे आप प्रश्न संख्या 4, 5, 2 आप हेडिंग में डाल दीजिएगा। उत्तर संख्या 4, 5, 2 हेडिंग में डालेंगे। उसके बाद से आप हेडिंग डाल करके इसको लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे बस फॉर्मेट बता रहे हैं लिखने का। फॉर्मेट सारी क्लास में आपको फॉर्मेट के साथ लेके चला जाएगा ताकि आप कोई एरर ना करें, कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, नर्सिंग आचार संहिता क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि आईसीएन यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। ठीक है, आईसीएन जिनको बोला जा रहा है, हिंदी में भी आप लिख सकते हो। जब एग्जाम में लिखेंगे तो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स आप ऐसे भी लिख दीजिए, या बस शॉर्ट में ऐसे लिख दीजिएगा ICN। इतना लिखने से एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि आपको आईसीएन के बारे में जानकारी है। जो आचार संहिता होता है उसे हम कहते हैं कोड ऑफ एथिक्स। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स। तो आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स 1973। ठीक है, ये चीज नर्सिंग आचार संहिता जिसको हम बोल रहे हैं कोड ऑफ एथिक्स। अगर नर्सिंग बोलेंगे तो आईसीएन लिख देंगे, आप साथ में कंप्लीट हो जाएगा। आईसीएन कोड ऑफ एथिक्स 1973। मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि जो नर्सिंग आचार संहिता है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने इसे 1973 में बनाया था, स्पेशली नर्सों के लिए बनाया गया था। और ये क्या है आपको समझाना है, तो आप यहीं से शुरू कीजिएगा कि आईसीएन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा तैयार किया हुआ, ये अलग है। ठीक है, तैयार किया हुआ एक संवैधानिक नियम है जिसे सन 1973 में तैयार किया गया था। जिसे सन 1973 में तैयार किया। देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी है और उसी चीज़ को हमने क्या कर दिया, हिंदी में लिख भी दिया। नर्सिंग आचार संहिता कोड्स ऑफ एथिक्स 1973 बनाया गया है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स के द्वारा तैयार किया हुआ है। यह संवैधानिक नियम है जिसे 1973 में नर्सों के लिए लागू किया गया था या 1973 में तैयार किया गया था। इसके जो हद है, इसकी जो हद है
जो सीमा है, किस तरह से बाध्य करती है नर्सों को, उस चीज़ पे बात करना जरूरी है। क्या है? नर्स की मूलभूत जिम्मेदारी के 4 पहलू हैं। यह संहिता या आचार संहिता, यह आचार संहिता बताती है कि नर्सों के लिए मूलभूत जिम्मेदारी के 4 पहलू हैं। ठीक है? यह संहिता बताती है कि नर्सों के लिए मूलभूत जिम्मेदारी के 4 पहलू हैं। मतलब ये है, जो आचार संहिता है उसमें बस मूलभूत 4 बातों का ही सम्मिश्रण किया गया है जो नर्सों के लिए लागू होते हैं। तो ये जो नियम बने हैं, जो मूलभूत जो 4 पहलू हैं, उन्हें जानना है। ठीक है? तो आप एक हेडिंग के अंतर्गत इतनी सारी चीज़ों को लिख चुके हैं। उसके बाद से आप लिख सकते हैं 4 जो पहलू हैं, आपने डैश दे दिया, तो आप उसके बाद से पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। सबसे पहला पहलू क्या है जो बताता है, ब्लू पेन का लिखने के लिए प्रयोग करेंगे, डॉट पेन बता चुके हैं। पहला पहलू क्या है? स्वास्थ्य की उन्नति। दूसरा पहलू क्या है? रोगों से बचाव। तीसरा पहलू क्या है? स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना। स्वास्थ्य, ठीक है, या स्वास्थ्य लिख सकते हैं, मात्रा पे विशेष ध्यान देंगे। ठीक है? स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना। और चौथा जो नर्सिंग का जो दायरा है, जिसे हम लिख सकते हैं पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। ठीक है? ये 4 पहलू हैं। अब देखिए, बात यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाती है, आसान भी हो जाती है। अब आपको करना क्या है? बस 2-3 चीज़ें याद करनी। सबसे पहली चीज़, नर्सिंग आचार संहिता तैयार किसके द्वारा की गई है? तो वो ICN के द्वारा तैयार की गई है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के द्वारा तैयार की गई है। कब तैयार की गई है? तो सन 1973 में तैयार की गई है। इस आचार संहिता में मूलभूत जो सिद्धांत हैं, अब कायदे कानून हैं, वो कितने हैं? तो वो 4 हैं। चारों कायदे कानून याद करने हैं, जिसमें पहली बात कही जा रही है स्वास्थ्य की उन्नति। नर्सों के लिए ये बाध्यता दी जा रही है कि जब भी वो किसी रोगी के स्वास्थ्य की देखभाल करें, रोगी की देखभाल करें, तो उनके स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए, न कि कमी आनी चाहिए। ठीक है? स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है? रोगों से बचाव। उन्हें जो है जागरूकता भी फैलानी है, ताकि मरीज जो है रोगों के प्रति सचेत हो सके, जिससे उसको बीमारी न हो। तीसरी चीज़ है स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना, यानी कि अगर रोगी बीमार है तो वह रोग जल्दी उसके शरीर को छोड़ के चला जाए, रोगी स्वस्थ हो जाए और फिर पहले जैसी अवस्था में आ जाए। तो एक काम इनका ये भी है। लास्ट है पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना, जिसमें सबसे पहले कार्य को हम अगर नंबरिंग करके देखें तो सारी चीज़ें जो है नंबर वाइज ही हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति विशेष या कोई रोगी पीड़ा में है तो सबसे पहला कार्य नर्सों का होता है उन्हें पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना, चाहे वो अपनी परिचर्या से करें या औषधि प्रदान करके रोगी को पीड़ा से मुक्ति प्रदान कराएं। ठीक है? तो आपको समझ में आया कि आचार संहिता के जो मूल जिम्मेदारी हैं उनके 4 पहलू हैं, या 4 नियम हैं, या 4 शर्तें हैं
या 4 कार्य हैं, जिसमें पहला स्वास्थ्य की उन्नति, दूसरा रोगों से बचाव, तीसरा स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना, चौथा जो है पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। इतनी चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया। ये 4 पहलू जो हैं आचार संहिता के सभी के दिमाग में घुस गया। अब देखिए लिखने का तरीका क्या है। अगर लॉन्ग आंसर होगा तो बहुत आसान है, आपको इतना लिखने के बाद से आप एक एक हेडिंग के बीच में 2-2, 4-4 लाइन आप लिख सकते हो आराम से। जैसे स्वास्थ्य की उन्नति, तो आप इसमें लिख सकते हैं प्रत्येक नर्स का आचार संहिता के अंतर्गत यह कार्य बनता है कि वह जो है जिस रोगी की परिचर्या कर रही है उसकी स्वास्थ्य में उन्नति के लिए वो हमेशा प्रयासरत रहे। उसके लिए उसे औषधि, रोगी को ससमय औषधि प्रदान करनी हो, भोजन प्रदान करना हो या उसके नित्य कर्म में सहायता प्रदान करनी हो, ऐसे सभी कार्यों को उसे करना चाहिए। तो ये स्वास्थ्य की उन्नति में सबमिट कर सकते हैं आप उत्तर के रूप में। रोगों से बचाव के लिए, यदि रोगी किसी संक्रामक रोग से ग्रसित है तो उसे उस रोगी को उस रोग के कारण के बारे में परिचित कराना, जिससे रोगी उस रोग से बचने के लिए आवश्यक जो भी नियम है उसको फॉलो करे, उसको माने, जिससे रोगी आने वाले भविष्य में जो रोग हैं उनसे बच जाएगा या अन्य को वो बताएगा, जिससे वो बीमारियों से दूसरों को भी बचा सकता है। तो रोगों से बचाव के लिए आप अगर रोगी बीमार है तो उसकी वर्तमान स्थिति के हिसाब से भी उसको रोगों से बचाव के लिए प्रेरित कर सकते हैं, या उसके आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखेंगे तो रोगी जिस रोग से ग्रसित है उसी से रह जाएगा, अन्य बीमारियों से ग्रसित नहीं होगा। ठीक है। स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना, पुनर्स्थापना का मतलब यही हो गया कि रोगी बाद में रोगी हुआ है, पहले स्वस्थ व्यक्ति ही था, अब उसके रोग को खत्म करके हमें उसको पुनः स्वस्थ बनाना है। अब उसके लिए जो भी कार्य करना है तो आप इसमें बता सकते हो कि रोगी अस्पताल में अपनी रोग मुक्ति के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ है, इसलिए प्रत्येक नर्स की जिम्मेदारी है आईसीएन के अंतर्गत कि वह जो है औषधि पूर्ण परिचर्या करें, रोगी को समय से भोजन प्रदान करें, जिससे रोगी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए या स्वस्थता को प्राप्त करें, जिससे उसके स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना होने में रोगी को सहायता प्रदान करेगी या सहायता प्रदान होगी। एक ये भी हो गया। इसमें भी आप लिख सकते हैं पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। आप बता सकते हो इसमें कि अगर रोगी जो है आपातकाल स्थिति में अस्पताल में पहुंचा है तो नर्सों को इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए या इस तरह की औषधि देनी चाहिए जिससे रोगी को अति शीघ्र जो है पीड़ा से मुक्ति मिल जाए, ताकि रोगी के मस्तिष्क में अपने रोग को लेकर के, अपनी दुर्घटना को लेकर के एक सकारात्मक जो विचार है मस्तिष्क में जो है विकसित हो जाए और उस विचार के वजह से अपने रोग को ठीक करने में उसका शरीर खुद ही कार्य करना शुरू कर दे। तो ये सारी चीज़ें जो है आप पीड़ा से मुक्ति प्रदान करने में सम्मिलित कर सकते हो। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए। हम आपको बता रहे हैं ये शॉर्ट। ठीक है, पहला नर्सिंग आचार संहिता को समझाइए, उसी उत्तर को हम बताएंगे कि अन्य प्रश्नों के लिए कैसे हेल्पफुल होगा। तो वो भी बता रहे हैं कि जब लॉन्ग लिखना होगा तो ये चारों पहलू को आप उसमें बताओगे। ठीक है, जिस तरह का प्रश्न है उस तरह का हेडिंग होगा। जैसे इसमें पूछा गया नर्सिंग आचार संहिता को समझाइए, तो हेडिंग डाला गया ना नर्सिंग आचार संहिता। अगर ये प्रश्न होता है दूसरा, नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता के लिए, आचार संहिता का नर्सों के लिए क्या लाभ है, तो आप हेडिंग क्या डालते पहले, नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता। इस प्रश्न में हेडिंग क्या हो जाता, ये वाला नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता। देखिए हेडिंग कभी भी उत्तर के साथ आपको याद नहीं करना होता है, हेडिंग प्रश्न से ही बनते हैं। ठीक है, तो आपको हेडिंग तैयार करके नहीं, याद करके नहीं जाना है, आपको क्या करना है, प्रश्न से ही उत्तर खोजना है। और जो पॉइंट वाइज चीजें हैं याद हैं। अब ये नहीं कि आप बना सकते हो कि 1973 में आईसीएन ने आचार संहिता लागू, ये नहीं आप बना सकते हो, ये लिखा हुआ है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, उसमें आईसीएन की बात लिखनी पड़ेगी, तभी जाकर के चीजें कंफर्म होंगी। जब इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो इसका इतना लिखने के बाद से जो यहाँ पे लिखवाया गया ये पर्याप्त है। उसके बाद से इसमें एक और प्रश्न आ रहा है ना, नर्सों के लिए क्या लाभ है, तो आप यहाँ पे फिर हेडिंग डालोगे ना। हेडिंग क्या डालेंगे, नर्सिंग आचार संहिता का नर्सों के लिए लाभ। अब उसमें पॉइंट वाइज लिख दीजिए कि क्या लाभ है। तो नर्सों के लिए नर्सिंग आचार संहिता का क्या लाभ है। नर्सों के लिए सबसे पहला लाभ ये है कि उन्हें जो है अपना कार्य और उद्देश्य सामान्य दृष्टिकोण से
दिखता है, मतलब कि वह अपना उद्देश्य और कार्य अच्छे तरीके से समझ सकती है। नर्सिंग आचार संहिता का सबसे बड़ा लाभ यह है। अगर उस तरह से बिना नियम शर्त के, कायदे कानून के अगर उन्हें कार्य करने के लिए बोला जाता तो वो कार्य नहीं कर पाती। लेकिन अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है, सबसे पहला लाभ यह है कि उनको कार्य करने की बाध्यता और सीमा प्रदान कर दी गई है। उन्हें पता है कि उनका कार्य क्या है। तो सबसे बड़ा लाभ यह है कि उनको कार्य पता है, इसलिए वो कार्य कर सकती है। दूसरी चीज क्या सबसे बड़ा लाभ होता है कि वह जो उद्देश्य है आचार संहिता का, उसको अपने दिमाग में रख करके कार्य करती हैं, तो एक निश्चित समय सीमा में रोगी को स्वस्थ स्थिति तक पहुंचा देती हैं या स्वस्थता रोगी को प्रदान कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है लाभ को 4 से 5 पॉइंट में आप लिख करके सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो देखा आपने कि पहला जो प्रश्न था और दूसरा प्रश्न था, एक ही प्रश्न से दोनों उत्तर हम जो है लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है, आचार संहिता को समझाते हुए, आचार संहिता को समझाना है, फिर नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को इसका क्या लाभ है अधिकतम शब्दों में बताएं। देखिए यही प्रश्न यहाँ पे भी है, लेकिन बदल करके, आचार संहिता को समझाइए, तो आचार संहिता आपको समझाई गई है। नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को इसका क्या लाभ है, तो लाभ वही है जो अभी बताया गया कि आचार संहिता से जुड़ करके अगर काम करते हैं तो उनके दिमाग में जो 4 पहलू हैं वो बैठ जाते हैं। उनको अपना लक्ष्य जो है पता रहता है, अपने कार्य का उद्देश्य पता रहता है, रोगी को कितने समय में सही करना है, किस तरह से परिचर्या करनी है, किस तरह से किस नियम कायदे कानून में कार्य करना है, वो सारी चीज़ें पता रहती हैं। उस तरह से वो कार्य करते हैं तो कार्य का फल प्राप्त होता है और एक निश्चित समय में फल प्राप्त होता है। ठीक है, उसी तरह से दीर्घ उत्तरी प्रश्न की अगर बात करेंगे तो 300 शब्द हैं। 300 शब्दों में पहला उत्तर जो है सबमिट करना है। जैसे नर्सिंग के लिए आईसीएन आचार संहिता का विस्तृत, तो वही जो उत्तर हम लिखवा रहे हैं आपको पहला, इसको पूरा हम कंप्लीट करा देंगे, लास्ट तक बड़ा उत्तर लिखवा देंगे, जिससे कहीं से भी प्रश्न उससे बन जाएगा। तो आप शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे हमने पहली क्लास में बताया, तैयार कैसे करना है, आपको लॉन्ग आंसर तैयार करना है। तैयार क्या करना है, लॉन्ग आंसर तैयार करना है। लॉन्ग आंसर तैयार करोगे तो तैयार क्या होगा, आपके जितने भी शॉर्ट आंसर है तैयार हो जाएंगे। और लॉन्ग आंसर तैयार करने का बेनिफिट भी तो है, आप अगर एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न याद करोगे या तैयार करोगे तो बहुत सारे लघु उत्तरी प्रश्न भी आपको तैयार हो जाएंगे। हम बार बार कह रहे हैं कि रट्टा मार करके इसमें नहीं पढ़ना है। बहुविकल्पी परीक्षा थी, प्रारंभिक परीक्षा थी, ऑप्शनल क्वेश्चन थे, रट्टा मार के चले जाओगे, कोई क्वेश्चन मिल जाएगा, आंसर दे दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है, यहाँ पे रट्टा नहीं मारना है। यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तब आप उस उत्तर को अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलें तो आपको ये नर्सिंग के जो मूलभूत जिम्मेदारी हैं उसके 4 पहलू समझ में आ गए। स्वास्थ्य की उन्नति, रोगों से बचाव, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना और पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। तो ये 4 पहलू हैं। उसके बाद से आगे अब क्या आपको मेंशन करना है वो भी चीज़। दीर्घ उत्तरी लिखेंगे तो चारों पॉइंट, ये चारों पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा। ये चारों पॉइंट भी हम आपको लिख के बता देते हैं, नहीं तो आप कहोगे कि नहीं सर ने बस 4 पॉइंट कहा और उसको समझाया नहीं। हम पहला पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, स्वास्थ्य की उन्नति। पहला पॉइंट लिख देते हैं, स्वास्थ्य की उन्नति। स्वास्थ्य की उन्नति, तो स्वास्थ्य की उन्नति का मतलब ये हो गया, आप इसमें लिख सकते हैं कि नर्सिंग आचार संहिता का पहला और मुख्य कार्य, पहला और मुख्य कार्य भी कह सकते हैं, सिद्धांत भी कह सकते हैं, रोगी की स्वास्थ्य स्थिति में उन्नति
प्रदान करना है। संहिता अपने इस पहले मूलभूत सिद्धांत में नर्सों को रोगियों की स्वास्थ्य उन्नति के लिए सदैव प्रयासरत रहने के लिए बाध्य करती है या करता है। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य की उन्नति नर्सिंग आचार संहिता का पहला और मुख्य कार्य रोगी की स्वास्थ्य स्थिति में उन्नति प्रदान करना है। या पहला और मुख्य सिद्धांत भी आप लिख सकते हो, जैसे मूलभूत पहलू बताया गया तो मतलब सिद्धांत ही समझिए। संहिता अपने इस पहले मूलभूत सिद्धांत में नर्सों को रोगियों की स्वास्थ्य उन्नति के लिए सदैव प्रयासरत रहने के लिए बाध्य करती है। अगर आपको और बड़ा लिखना होता तो और बढ़ा चढ़ा के लिखते, लेकिन हमें 300 शब्द से ज़्यादा नहीं जाना है दीर्घ उत्तरी में। दूसरा जो हेडिंग है, दूसरे हेडिंग में आप क्या डालोगे? दूसरा पहलू रोगों से बचाव। ठीक है, रोगों से बचाव। अब रोगों से बचाव के लिए आप इसमें क्या लिख सकते हैं? रोगों से बचाव वाले में क्या लिख सकते हैं? इस मूलभूत संहिता सिद्धांत का उद्देश्य नर्सिंग कार्यों द्वारा रोगी को अन्य रोगों से बचाव करने के लिए विभिन्न उपक्रम बताना। क्या कह रहा है? इस मूलभूत संहिता सिद्धांत का उद्देश्य नर्सिंग कार्यों द्वारा रोगी को अन्य रोगों से बचाव करने के लिए विभिन्न उपक्रम बताना तथा रोगियों को रोगों से बचने के उपायों को समझाना आदि सम्मिलित है। ठीक है, आदि सम्मिलित है। क्या है? रोगों से बचाव के लिए इस मूलभूत सिद्धांत संहिता सिद्धांत का उद्देश्य नर्सिंग कार्यों द्वारा रोगी को अन्य रोगों से बचाव करने के लिए विभिन्न उपक्रम बताना तथा रोगियों को रोगों से बचने के उपायों को समझाना आदि सम्मिलित। मतलब कि ये जो दूसरा पहलू है, दूसरा पहलू भी क्या है? एक तरह से महत्वपूर्ण है। पहले पहलू में स्वास्थ्य की उन्नति के लिए जो भी कार्य हैं नर्सों को करने के लिए बाध्यता दी जा रही है।
दूसरे में रोगों से बचाव के लिए उपक्रम या उपाय जो है रोगियों को बताना है, उनके आसपास ऐसी स्थिति उत्पन्न करनी है जिससे वो रोगों से बच सके, जिस रोग से ग्रसित है बस वही रोग उनके शरीर में है तो उसकी चिकित्सा करके, उसकी परिचर्या करके उन्हें स्वस्थता प्रदान करें, ऐसा ना हो कि वो दूसरे रोगों से भी ग्रसित हो जाए। इसलिए दूसरा पहलू रोगों से बचाव का है। तीसरा पहलू है स्वास्थ्य की पुनरावस्था। इसके लिए भी हम जो है यहाँ पे हेडिंग में सबमिट करेंगे स्वास्थ्य की स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना है, ठीक है, पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य की पुनर्स्थापना। इसके लिए क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिख सकते हैं नर्सों को परिचर्या के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को प्रत्येक रोगी तक पहुंचाकर उन्हें पुनर्स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए नर्सों को परिचर्या के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं को प्रत्येक रोगी तक पहुंचाकर उन्हें पुनर्स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए प्रेरित करना तथा स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना इस सिद्धांत का उद्देश्य है। ठीक है, तीनों में हमने कुछ ना कुछ लिखा। अब देखिए, टारगेट, हेडिंग को टारगेट करके, टॉपिक को टारगेट करके उत्तर कैसे लिखते हैं, इसको यहाँ पे लिख करके हम वही चीज़ बता रहे हैं। टॉपिक टारगेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूछा जाए राम के पिता के बारे में और आप राम की माता के बारे में पूरा लिख के चले आओ तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, जब राम के पिता के बारे में पूछे तो राम के पिता के बारे में ही बताना है, चाहे आप राम के पिता के बाल के बारे में बताओ, दाढ़ी मूछ के बारे में बताओ, उनके व्यवहार के बारे में बताओ, उनके गुणों के बारे में बताओ, ये चीज़ हो सकता है। क्योंकि पूछा गया राम के पिता के बारे में, ये नहीं बताया गया कि उनके किस चीज़ के बारे में पूछा गया। लेकिन अगर पूछा जाए राम के पिता की मानसिक स्थिति के बारे में बताए, तब टारगेट उत्तर कैसे लिखेंगे? मानसिक स्थिति, यानी बस मानसिक स्थिति के बारे में ही बात करनी है, किसी अन्य स्थिति के बारे में बात नहीं करनी है। आप अगर देखें तो शुरू से लेकर के अभी तक सभी जगहों पर बस आचार संहिता संबंध रख रही है, क्योंकि ये जो पहलू भी बताए जा रहे हैं, सिद्धांत जो बताए जा रहे हैं, ये भी आचार संहिता के ही हैं। ठीक है, हम बस इस उत्तर को कंप्लीट कर रहे हैं ताकि इससे जुड़े जितने भी उत्तर हैं वो कंप्लीट हो जाए। चौथा पहलू क्या है? पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। क्या है? पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। अब आचार संहिता का जो मूलभूत कार्य है, जो चौथा नंबर, जो मूलभूत पहलू है, उसमें चौथे नंबर में बताया जा रहा है पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? नर्सिंग सेवा का उद्देश्य
नर्सिंग सेवा का उद्देश्य रोगियों को नर्सिंग सेवा का उद्देश्य रोगियों को सर्वप्रथम पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना है। अब देखिए, सबसे जो पहला सेवा का उद्देश्य यही होता है कि रोगी जो है कराहे ना, चिल्लाए ना, दर्द के मारे तड़पे ना। अगर इस तरह की स्थिति है तो उसके मानसिक जो स्थिति है उस पर आघात पहुंचता है और वह नकारात्मक सोच की ओर चला जाता है और वह जल्दी ठीक नहीं होता है। तो नर्सिंग सेवा का उद्देश्य रोगियों को सर्वप्रथम पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना है। यह आचार संहिता का चौथा पहलू है जो रोगी को बाध्य करता है कि वह रोगी को नहीं बाध्य करता है, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, रोगी को नहीं बाध्य करता है ना, वो नर्स को बाध्य करता है, जो नर्सों को बाध्य करता है कि वह रोगियों को भयमुक्त और आराम के लिए मानसिक सोच को विकसित करें। ठीक है, पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना ये चौथा पहलू है। नर्सिंग सेवा का उद्देश्य रोगियों को सर्वप्रथम पीड़ा से मुक्ति प्रदान करना है। यह आचार संहिता का चौथा पहलू है जो नर्सों को बाध्य करता है कि वह रोगियों को भयमुक्त और आराम के लिए मानसिक सोच को विकसित करें। ठीक है, मतलब जब रोगी की इस सिद्धांत के अंतर्गत पीड़ा मुक्ति करने के लिए नर्स जो है तत्परता दिखाएगी तो रोगी के मस्तिष्क से जो भावनाएं आ रही थी पीड़ा को लेकर के कि दर्द असहनीय हो रहा है, तो उसे अपने रोग ठीक होने की सोच जो है उसके मस्तिष्क में विकसित होने लगती है और वह उसको पाल लेता है कि वह ठीक नहीं हो पाएगा, इसलिए उसकी स्वास्थ्य स्थिति जो है सुधरती नहीं है। तो जो 4 कार्य हैं आचार संहिता के पहलू के अंतर्गत, उन्हें जो है नर्सों को बाध्य होना पड़ेगा, नर्सों को इन 4 पहलुओं पर और कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आप देखें इस प्रश्न के उत्तर में जो कि यहाँ पे आपको लिखा गया है कि आचार संहिता को समझाते हुए नर्सिंग व्यवसाय से जुड़े कार्यकर्ताओं को इसका क्या लाभ है, अधिकतम शब्दों में बताएं। तो लाभ तो हमने बताया कि आप गिना सकते हो क्योंकि उनके कार्य जो हैं बट जा रहे हैं, उद्देश्य मिल जा रहा है और मार्गदर्शन हो जा रहा है एक तरीके से, तो वो कार्य जो है एक निश्चित डायरेक्शन में कर रहे हैं, इधर उधर भटकना नहीं पड़ रहा है उनको। ठीक है, इसका उत्तर भी आपने कंप्लीट कर लिया। नर्सिंग के अंतर्गत आने वाली आचार संहिता का नर्सों के लिए क्या लाभ है, वो दोनों क्वेश्चन एक दूसरे हैं जैसे हैं। इसमें नर्सिंग के लिए ICN आचार संहिता का विस्तृत वर्णन करें, वही बताया जा रहा है, पूरा क्वेश्चन का आंसर वही लिखवाया जा रहा है। ICN द्वारा निर्देशित आचार संहिता क्या है, इस नर्सिंग आचार संहिता का नर्सिंग व्यवसाय से क्या संबंध है। तो यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो उन्हीं प्रश्नों को टारगेट करके उत्तर के रूप में बताया जा रहा है। इसके आगे आप और भी लिख सकते हैं, हम शब्द नहीं गिनवाएंगे क्योंकि बड़ा लिख रहे हैं ताकि सारे प्रश्न जो है इसमें आ जाएं। शब्द गिन करके लिखने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन शब्द गिनने से जरूरी क्या है, आप उत्तर को टारगेट करके लिखिए, प्रश्न को टॉपिक वाइज होना चाहिए। ठीक है, बाहर नहीं जाएंगे आप, टॉपिक से बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब आगे आप इसमें अन्य भी चीज़ें लिख सकते हैं जैसे
नर्सिंग सेवा की आवश्यकता सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। क्या कहा जा रहा है? नर्सिंग सेवा की आवश्यकता सार्वभौमिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नर्सिंग यानी कि परिचर्या जो नर्सों द्वारा जो सेवा दी जा रही है वो आवश्यकता सार्वभौमिक है। मतलब सार्वभौमिक मतलब सभी के लिए आवश्यक है। नर्सिंग की सेवा जो है सभी के लिए आवश्यक है। नर्सिंग में निहित नर्सिंग में ही निहित है मनुष्य के जीवन गरिमा एवं अधिकारों का सम्मान। ठीक है। यह सेवा राष्ट्रीयता जाति धर्म संप्रदाय, ठीक है, राष्ट्रीयता जाति धर्म संप्रदाय रंग आयु लिंग एवं राजनैतिक या सामाजिक स्तर के बंधनों से मुक्त रहती है। समझ करके आपको लिखना जरूरी है। क्या बताया जा रहा है? सबसे पहली चीज ये इंपॉर्टेंट टर्म के अंतर्गत लिखवा रहे हैं आप इसे। आप जो है नर्सों के आचार संहिता में इसे भी सम्मिलित कर सकते हो। क्या है? नर्सिंग सेवा की आवश्यकता सार्वभौमिक है, यानी कि नर्सों द्वारा जो सेवा दी जा रही है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। नर्सिंग में ही निहित है मनुष्य के जीवन, नर्सिंग में ही निहित है मतलब कि जो परिचर्या जो वो कार्य कर रही है, देखभाल कर रही हैं, उसी में निहित है मनुष्य के जीवन गरिमा एवं अधिकारों का सम्मान। मतलब कि हम जो परिचर्या करेंगे, नर्सें जो परिचर्या करेंगी, उनका उद्देश्य ये भी है कि वो मनुष्य के जीवन को कैसे बचाएंगी, उनकी गरिमा को कैसे बचाएंगी, उनकी गरिमा आहत ना हो, अधिकारों का सम्मान कैसे करना है। और यह सेवा राष्ट्रीयता जाति धर्म संप्रदाय रंग आयु लिंग एवं राजनैतिक या सामाजिक स्तर के बंधनों से मुक्त रहती है। मतलब कि एक यह भी चीज आप इसमें सम्मिलित कर सकते हो। अगर शॉर्ट आंसर में पूछा जाए कि नर्सिंग सेवा सार्वभौमिक क्यों है, नर्सिंग सेवा सार्वभौमिक क्यों है, या नर्सिंग जो सेवा है उसका सामाजिक स्तर पे निर्वहन किस प्रकार से आचार संहिता के अंतर्गत होता है, तो ये चीजें आप उसमें बता सकते हैं। एक तरह से यह भी हो सकता है कि नर्सिंग की सेवा किस प्रकार से लोगों के हित में है। तो क्या है कि यह सेवा कैसी है? राष्ट्रीयता, मतलब कि ये नहीं देखता है कि कौन किस देश का है, इन्हें नहीं देखना है, किस जाति का है, किस धर्म से है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, किस संप्रदाय का है, किस रंग का है, काला है, गोरा है, लाल है, पीला है, नीला है, इससे कोई मतलब नहीं है। आयु क्या है उसकी,
बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, उससे नहीं मतलब है। लिंग क्या है, पुरुष है, महिला है, या उभयलिंगी है, नपुंसक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। राजनीतिक कोई नेता है या सामाजिक स्तरों के बंधन से मुक्त रहती है, मतलब कि यह नहीं कि किसी के दबाव में आकर के कोई काम करना है या किसी के अंतर्गत। लेकिन अगर आप देखें तो आधुनिक में बहुत सारी चीज़ें जो हैं होती हैं, जाति चीज़ें भी, जाति या राष्ट्रीयता पे भी ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमें सिखाया यही जा रहा है। हम नर्सों को यही सिखाते हैं कि आपका जो कार्य है इसी तरह का होना चाहिए। यह सेवा राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग, आयु, लिंग, राजनीतिक, सामाजिक स्तर के बंधनों से मुक्त रहती है। ये भी आचार संहिता कह रही है, बता रही है। इसके अंतर्गत आप यह भी लिख सकते हैं, क्या चीज़ लिख सकते हैं, नर्सें व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय के को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं एवं अपनी सेवाओं को संबंधित समूहों द्वारा दी जा रही सेवाओं के साथ समन्वित करती हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता दिया गया कि नर्सिंग सेवा की जो आवश्यकता है सभी को है और नर्सिंग में निहित है। नर्सिंग जो परिचर्या है, कार्य है, उसकी किस तरह से मनुष्यों के जीवन से जुड़ा हुआ है, उनके गरिमाओं से, उनके अधिकारों का सम्मान करने से। और यह सेवा जो है राष्ट्र से ऊपर है, राष्ट्रीयता नहीं देखता है, जाति धर्म नहीं देखता है, रंग रूप नहीं देखता है, लिंग नहीं देखता है, उसके हिसाब से यह जो परिचर्या है होती है। उसके अतिरिक्त नर्सें व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। अगर ये पूछा जाए कि नर्सों के कार्य की बाध्यता क्या है या कार्य नर्सों के कौन कौन से या कार्य का क्षेत्र क्या है, तो उसमें आप ये दिखा सकते हो कि नर्सें व्यक्ति, परिवार एवं समुदाय को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती हैं एवं अपनी सेवाओं को संबंधित समूहों द्वारा दी जा रही सेवाओं के साथ समन्वित करती हैं। मतलब कि वो जो अपनी सेवाएं हैं उनको जो समूहों द्वारा जो सेवाएं दी जा रही हैं उनके साथ जोड़ करके वो जो है करती हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे पूजा पाठ चल रही है, बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, तो वहाँ पे आप देखें तो एक और भंडारा चल रहा है, एक और सत्संग के लिए जो भी है धर्मगुरु है वो बैठे हुए हैं, वो प्रवचन कर रहे हैं, और वहीं पे एक और कैंप भी लगा हुआ है जो कि रोगियों की चिकित्सा कर रहा है, उनकी प्राथमिक उपचार से संबंधित जो कार्रवाई है वो कर रहा है। तो आप अगर देखें वहाँ पे तो एक समुदाय से जुड़ करके भी ये कार्य करते हैं। भीड़ भाड़ का इलाका है, वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगी है, या कोई स्वास्थ्य कैंप लगा हुआ है, तो वहाँ पे आप देखें तो लोगों के साथ जुड़ करके लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्य भी ये कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आचार संहिता में कंप्लीट कर सकते हो अगर आप शब्द गिने। यहाँ पे शब्द गिनने की जरूरत है आपको, बताइए, शब्द गिनने की जरूरत है किसी को? सभी लोग बताएंगे शब्द गिनने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि यह शब्द सीमा जो है 300 से बहुत पार है, 300 से बहुत आगे है। ठीक है, शब्द सीमा गिनने की जरूरत नहीं है। अब आपको सबसे अच्छी चीज क्या मिली? यह उत्तर आपको मिल गया। अब इस उत्तर के आधार पे
आचार संहिता पे कितने भी प्रश्न आ जाएं आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंट पता चला ना कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या था और मुख्य परीक्षा में क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में आपको ऑप्शनल क्वेश्चन तैयार करने के लिए टॉपिक शॉर्ट में दिए जाते थे। अब जो है मुख्य परीक्षा है, इसमें क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, उत्तर भी दिए जा रहे हैं, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि प्रश्न का फॉर्मेट जो है हजारों तरह का हो सकता है, लेकिन जो उत्तर का फॉर्मेट है वो एक तरह का होगा। बस दिमाग में घुसने की बात है, मुख्य बातें कभी नहीं बदलेंगी, बाकी बातें आप अपने तरीके से जोड़ सकते हो। आचार संहिता के 4 पहलू नहीं बदलेंगे। आचार संहिता जो ICN द्वारा लागू की गई थी वह ईयर भी नहीं बदलेगा, वो डेट भी नहीं बदलेगा। ठीक है, नियम नहीं बदलेंगे, बाकी बातें जो हैं सामान्य हैं, आप पढ़ करके बता सकते हो। ठीक है, तो हमने आचार संहिता पढ़ ली। इस क्लास का दूसरा जो टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है उसे देख लिया जाए, जो कि इसके पहले वाले मतलब कि क्लास में हमने आपको मेंशन किया था, वो दूसरे टॉपिक के अंतर्गत हम जो है कवर करेंगे। ठीक है, अब दूसरा टॉपिक क्या है, परिचारक के गुण एवं कर्तव्य। परिचारक के गुण भी कर सकते हैं, परिचारक के कार्य और जो कर्तव्य हैं वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, प्रश्न के अंतर्गत हम बता देंगे आपको। पहले लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न आप अगर परिचारक के गुण एवं कार्य से संबंधित पूछेंगे तो आप प्रश्न क्या बता सकते हो कि गुणवान परिचारक, गुणवान परिचारक के गुणों, गुणवान परिचारक के गुणों को बताते हुए उनके कर्तव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, ये प्रश्न दीर्घ उत्तरी में भी हो सकता है, लेकिन अगर लघु उत्तरी में हो जाए तो कैसे उत्तर देंगे आप, वो बड़ी बात है। गुणवान परिचारक के गुणों को बताते हुए तो हमें गुणवान परिचारक के गुण बताने हैं कि गुणवान परिचारक का गुण क्या क्या होता है। परिचारक, परिचारिका, ये दोनों जो हैं स्वास्थ्यकर्मी हैं और चिकित्सक के अंतर्गत ही कार्य करना है, इनको चिकित्सक के अंडर में ही काम करना है, नीचे कार्य करना है। परिचारक कंपाउंडर को कह सकते हैं। ठीक है, उपवैद्य को कह सकते हैं। परिचारिका जो है वो हेड नर्स होती हैं, आप जो स्टाफ नर्स हैं वो क्या है, उपचारिका है। तो उनके कर्तव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है। दूसरा प्रश्न हम भी ले लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न आप लिख सकते हैं कि परिचारक के गुण और कर्तव्य क्या हैं। परिचारक के गुण और कर्तव्य क्या है, सीधा सा प्रश्न है और उत्तर भी सीधा सा ही होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से प्रश्न हो जाए, मान लीजिए परिचारक का रोगी के प्रति कैसा कर्तव्य, परिचारक का रोगी के प्रति कैसा व्यवहार, परिचारक को रोगी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंट है इन दोनों प्रश्न से। फिर बता दें आपको कि हर प्रश्न जो है 5 अंक का होगा, 5 अंक प्रत्येक प्रश्न के
उत्तर पर 5 अंक प्राप्त होंगे आपको। ठीक है, शब्द सीमा उत्तर लिखने की, शब्द सीमा उत्तर लिखने की कितनी है? 125 शब्द सीमा है लघु उत्तरी के लिए। ठीक है, अब जो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न देखते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी इन्हीं से बन जाएगा। क्या बन सकता है दीर्घ उत्तरी प्रश्न में? परिचारक के गुण एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन करें। ठीक है, विस्तृत जब भी आ जाएगा तो आप समझिएगा ये लॉन्ग वाला ही है। ठीक है, वैसे तो आपके सेक्शन बटे हुए हैं, सेक्शन में ही दिया जाएगा, कोई समझना बूझना नहीं है। जिस सेक्शन में जो प्रश्न है उसका उस तरह से उत्तर देना है। अब एग्जाम में आपको ये भी दिख सकता है, कोई जरूरी नहीं कि लॉन्ग शॉर्ट में हो, इसको लॉन्ग में दे देगा तो बस को आपको बड़ा उत्तर लिखना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन उठा करके इसमें दे देगा लेकिन विस्तृत नहीं लिखेगा, संक्षिप्त वर्णन लिख देगा तो आपको शॉर्ट में लिखना होगा। ठीक है, ये भी प्रश्न हो सकता है। परिचारक के कर्तव्यों, परिचारक के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए परिचारक के गुणों को समझाएं। ठीक है, इस तरह भी प्रश्न हो जाएगा, परिचारक के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए परिचारक के गुणों को समझाएं। तो ऐसे इतने प्रश्न हो सकते हैं, इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। प्रश्न पूछने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन उत्तर अगर आपको लिखवाया जाए गुणवान परिचारक के गुण या उनके कर्तव्य या परिचारक के गुण कर्तव्य लिखवा दिए जाए तो आपको किसी भी तरह का प्रश्न पूछे आप उत्तर दे सकते हो। देखते हैं उत्तर, देखते हैं। तो हम यहाँ पे, आप उत्तर लिखते हो तो कॉपी में बीच में लिखना। प्रश्न हमने बता दिया आपको कि एक फॉर्मेट हम देंगे, खुद हम नोट्स बना करके आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख करके कॉपी में हम PDF फॉर्मेट में देंगे। आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से कॉपी में सबमिट करना है उत्तर को। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर, ठीक है, और हेडिंग आप क्या डाल दोगे? परिचारक के गुण एवं कर्तव्य, परिचारक के गुण एवं कर्तव्य। ठीक है, तो प्रश्न हो गया, उत्तर परिचारक के गुण एवं कर्तव्य आपको बताना है। तो आपने पहले से भी पढ़ा है परिचारक के गुण और कर्तव्य। अगर नहीं पढ़ा होगा, मान लीजिए आपको यहाँ पे जो बताया गया नहीं याद आता, अपने तरीके से भी नहीं याद आता, तो सामान्य चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि परिचारक के गुण जब पूछा है तो परिचारक जो भी अच्छा काम करता है उसको आप लिख दीजिए, और कर्तव्य जो भी आपने कंपाउंडर को या जो चिकित्सा का सहयोगी है जो कार्य करता है देखा होगा आपने, उसको आप अपने शब्दों में लिख देंगे, उस भी उत्तर को सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्तर कैसे लिखोगे? आप लिखेंगे कि चिकित्सा में परिचारक का होना अति आवश्यक है। सबसे पहली चीज आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि चिकित्सा में परिचारक का होना, चिकित्सा में परिचारक का होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है।
सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि चिकित्सा में परिचारक का होना अति आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि चिकित्सा में परिचारक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हैं चिकित्सा निर्देशों का पालन करना, चिकित्सा निर्देशों का पालन करना, चिकित्सा निर्देशों का पालन करना, औषधि एवं पथ्य आदि को समय से लेने में रुग्ण सक्षम नहीं होता। ऐसे शब्द हम बार बार बता चुके हैं। ऐसे शब्द आयुर्वेद में वर्णित जो शब्द हैं, संस्कृत के जो शब्द हैं, उनको प्रयोग करना जरूरी है। पथ्य, रुग्ण, इस तरह के शब्द जो हैं होने चाहिए, ताकि एग्जामिनर जो है समझे कि आपको इन शब्दों से आप भली भांति परिचित हो, आपको ज्ञान है। तो रुग्ण सक्षम नहीं होता, इसके लिए रोगी की परिचर्या हेतु उपस्थाता की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे परिचारक के गुण और कर्तव्य को एक साथ मिला करके बस एक तरह से परिचयात्मक जो बात है वो कही जा रही है। अभी हमने न ही गुण लिखा है न ही कर्तव्य लिखा है। हमें 125 शब्द के अंतर्गत लघुत्तरी प्रश्न कंप्लीट करना है और 300 शब्द के अंतर्गत हमें दीर्घोत्तरी उत्तर जो है कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले बताएगा चिकित्सा में परिचारक का होना अति आवश्यक है, सभी को पता है, कोई भी लिख सकता है। चिकित्सा निर्देशों का पालन करना, औषधि एवं पथ्य आदि को समय से लेने में रुग्ण सक्षम नहीं होता, इसके लिए रोगी की परिचर्या हेतु उपस्थाता की आवश्यकता होती है। ये सभी को पता है सॉरी, ये सभी को पता है। तो ये एक तरह से उनका कर्तव्य है। ठीक है। तो जब उपस्थाता भी कहे ना, उपस्थाता भी परिचारक को ही कहा जाता है। उपस्थाता किसे कहते हैं? परिचारक को कहते हैं। तो परिचारक एक तरह से चिकित्सक का सहायक है। ठीक है। दवा जो है परिचारक दे रहा है, यानी कि उपस्थाता दे रहा है। रोगी की परिचर्या करने में उसी का योगदान है। तो इस तरह से यह जो है एक तरह से उपवैद्य इसको हम कह सकते हैं, या उपस्थाता कहिए या परिचारक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है। उसके बाद से सबसे पहली चीज आपको क्या लिखनी है कि जो परिचारक होते हैं, उपस्थाता जो होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि जो परिचारक होते हैं उनके गुण क्या होते हैं, क्योंकि जब तक आप गुण नहीं लिखोगे तब तक चीज़ें जो हैं क्लियर नहीं होंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके गुणों पे प्रकाश डालते हैं। तो आप जैसे इसके पहले आपने जब प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की होगी तो आपने परिचारक के गुण भी देखे होंगे, गुण भी बताया गया होगा कि परिचारक के गुण क्या होते हैं। तो उन गुणों को पहले मेंशन करेंगे, तब जा करके आपका जो है लॉन्ग आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या देखें, परिचारक के गुण, उसको मेंशन कर लेते हैं। इसमें जगह है, आप चाहें तो इसमें भी लिख सकते हो, यहाँ पे समझा दे रहे हैं हम आपको। परिचारक के गुण, परिचारक के गुण। अब परिचारक के गुण कौन कौन से हैं, जिसे उपस्थाता कह रहे हैं, उसके गुण कौन कौन से हैं वो आपको लिखना होगा। ठीक है।
अब गुणों के हिसाब से अगर देखा जाए तो परिचारक के 4 गुण होते हैं। परिचारक के 4 गुण होते हैं। जो भी परिचारक है उसको चिकित्सा के चतुष्पाद में सम्मिलित किया गया है, चिकित्सक के बाद आता है, इसलिए इनके गुणों की बात होनी चाहिए, इनसे प्रश्न होगा ही होगा। तो जब परिचारक के गुण पूछे जाए तो जो 4 थियोरेटिकल जो गुण आपने पढ़े हुए हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो भी गुण आप लिखोगे वो टॉपिक वाइज होना चाहिए, इधर उधर का नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टॉपिक वाइज होना चाहिए। जैसे इसमें अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हो उसको आप मेंशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला कार्य क्या लिखेंगे कि औषध निर्माण में दक्ष। औषध निर्माण में दक्ष। अब औषध निर्माण में दक्ष कहने का मतलब क्या है कि जो भी परिचारक हैं आयुर्वेद में है तो ज़्यादातर दवा बना करके रोगी को खिलाने का दायित्व जो है वो परिचारक का ही होता है, तो उसे औषधि बनाने आनी चाहिए। अब औषधि बनाने का मतलब क्या है? जो क्वाथ है, ठीक है, क्वाथ, पेया या कृष्णा हो गया, विलेपी हो गया, विलेपी आदि, मतलब ऐसी औषधियाँ उसे बनानी आनी चाहिए। बिना इसके जो है औषध निर्माण की दक्षता के वह जो है गुणी नहीं कहा जाएगा। तो औषध निर्माण में दक्षता होनी ही चाहिए उपस्थाता की, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम लिखें तो परिचारक रोगी परिचर्या में निपुण होना चाहिए, निपुण, ठीक है। अब देखिए, आप चाहें तो आयुर्वेद में जो 4 गुण लिखे हुए हैं जिसमें दक्ष, शुचि यानी कि जो पूरी तरह से ज्ञान का निर्वहन करता है, जो चिकित्सक के सुझाए हुए कार्यों को समय पे करता है, समय का पाबंद होता है, ठीक है, कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता, वो अपने कर्तव्यों के अंतर्गत सारी चीज़ों को मानता है, कर्तव्य परायण होता है। इस तरह के गुण आयुर्वेद में बताए गए हैं परिचारक के। अगर आप उनको रटाया यहाँ पे लिखोगे तो वहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा कि आपने किताब से रट करके उस चीज़ को लिखा हुआ है, आपके पास आपका ज्ञान नहीं है। तो सिंपल सा रूल है कि परिचारक के जब 4 गुण लिखने होते हैं तो जो भी 4 कार्य आपको अच्छे समझ में आ रहे हैं वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है औषध निर्माण में दक्ष, तो बता दिया गया कि वो क्वाथ, पेया, कृष्णा, विलेपी आदि जो भी औषधियाँ हैं वो बनाने में वो निपुण हो। इसके अतिरिक्त परिचारक रोगी परिचर्या में निपुण होना चाहिए, रोगी की देखभाल करने से संबंधित कार्य उसे आने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है परिचारक धैर्यवान होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा उतावला हो, अपनी परिचर्या के अंतर्गत उसे बार बार यह चिंता सता रही हो कि रोगी ठीक क्यों नहीं हो रहा है, जल्दी ठीक हो जाता तो चला जाता तो दूसरा रोगी है, इस तरह का नहीं। उसके अंदर धैर्य होनी चाहिए ताकि वो धैर्यपूर्वक रोगी की परिचर्या कर सके, उतावलापन उसके अंतर्गत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो रोगी से अनुरक्त रहना, रोगी से अनुरक्त रहना, रोगी से अनुरक्त
रहना। अब यहाँ पे जो 4 कार्य लिखे गए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एग्जामिनर इस 4 कार्य को काट देगा, क्योंकि ये चारों कार्य, चारों गुण जो हैं, ये 4 जो गुण हैं, ये परिचारक के अंतर्गत होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये 4 गुण आप लिख करके, जैसे औषध निर्माण में दक्ष, परिचारक रोगी परिचर्या में निपुण होना चाहिए। ठीक है, परिचारक धैर्यवान होना चाहिए, रोगी से अनुरक्त रहना चाहिए। अनुरक्त का मतलब क्या है, उससे ज़्यादा स्नेह उसका नहीं होना चाहिए, ताकि अगर स्नेह लगा लेगा या स्नेह हो जाएगा तो उसकी परिचर्या या चिकित्सा करने में उसको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये परिचारक के गुण हो गए। इन गुणों को आप चाहें तो पूरा डिटेल में भी आप लिख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि अन्य गुण इस प्रकार है, या ऐसे लिख सकते हैं कि परिचारक के गुण एवं कर्तव्यों का चिकित्सा के अंतर्गत, परिचारक के गुण एवं कर्तव्यों का चिकित्सा के अंतर्गत वर्णन। ठीक है, यहाँ पे जो आपने लिखा है, यहाँ पे जो चीज़ आपने लिखी है कि परिचारक के गुण एवं कर्तव्य, तो जिसमें आपको गुण बता दिया गया एक तरीके से, आप चाहें तो इसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। सॉरी, एक पेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है। परिचारक के गुण एवं कर्तव्यों का चिकित्सा के अंतर्गत वर्णन, तो अगर वर्णन एक साथ करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, जो अभी बताया उधर फिर यहाँ पे बता रहा है, परिचारक को चिकित्सा कर्मों में निपुण होना चाहिए। चिकित्सा कर्मों में निपुण होना चाहिए। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसमें आप और लिख सकते हैं, लेप, अभ्यंग, औषधि निर्माण, लेप, अभ्यंग, औषधि निर्माण, पथ्यात्मक उपचार, मंड, पेया, विलेपी, उसी को जो हम पीछे लिखवाए उसी को डिटेल में लिखवा रहे हैं, विलेपी आदि के निर्माण का संपूर्ण ज्ञान, आदि के निर्माण का संपूर्ण ज्ञान एवं इन कार्यों में दक्ष होना चाहिए। पीछे वाले उत्तर में और इस उत्तर में आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी अस्पष्टता दिखाई जा रही है। जैसे अगर हम लिख दें कि परिचारक को चिकित्सा कर्मों में निपुण होना चाहिए, तो इससे चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या किस तरह की चिकित्सा होनी चाहिए, किस तरह के कार्य होने चाहिए। तो क्या बताया गया, चिकित्सा कर्म कौन कौन से, जो वैद्य करता है वो कर्म दूसरे हैं, लेकिन जो परिचारक करता है वो कर्म दूसरे हैं। लेप लगाना, अभ्यंग करना, औषधि बनाना, पथ्यात्मक उपचार के अंतर्गत देखा जाए, पथ्यात्मक तो जो हितकर जो आहार है वो बनाने आना चाहिए। मंड, पेया, विलेपी, इसका निर्माण, उसकी संपूर्ण जानकारी एवं इन कार्यों में दक्ष होना चाहिए। इन कार्यों को अच्छी तरह से वो जानना चाहिए। ठीक है, तो या आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे गुण भी हैं और कर्तव्य भी हैं, गुण भी हैं और कर्तव्य भी हैं, जैसा कि हेडिंग में लिखा हुआ है, परिचारक
के गुण एवं कर्तव्यों का चिकित्सा के अंतर्गत वर्णन। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा पॉइंट अगर हम यहाँ पे लिखें तो परिचारक को रात भर रोगी के साथ जागना, परिचारक को रात भर रोगी के साथ जागना, परिचारक को रात भर रोगी के साथ जागना, आवश्यक होने पर उसकी सफाई आदि का ध्यान रखना, उसकी सफाई आदि का ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे ये भी कार्य हैं और गुण भी हैं। परिचारक को रात भर रोगी के साथ जागना, क्योंकि रोगी अगर सो नहीं पा रहा है, दर्द में कहार रहा है या दिक्कत में है, समस्या है, रोग पीड़ा से बहुत व्यथित है, तो इस स्थिति में रोगी के साथ परिचारक को जागना पड़ सकता है। अगर आवश्यकता होती है तो उसकी सफाई आदि का ध्यान भी रखना पड़ सकता है। तो ये भी एक तरह से उसके गुण के अंतर्गत, उसके कार्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप जो है लिख सकते हैं त्यागपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना, त्यागपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना, त्यागपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना, रोगी से, अब देखिए त्यागपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना मतलब क्या है कि कभी कभी ऐसी स्थिति हो सकती है कि बहुत सारी चीज़ों का त्याग परिचारक को करना पड़े और उस स्थिति में वो जो है कार्य करें। जैसे सबकी छुट्टी है, अस्पताल में छुट्टी नहीं है, रोगी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे उसे मजबूरन कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह के त्याग जो हैं उसे करने पड़ेंगे, इन परिस्थितियों में भी कार्य करना पड़ेगा। ये उसके गुण भी हैं और एक तरह से कार्य भी हैं। इसके अतिरिक्त जो है आप लिख सकते हैं रोगी से अनुरक्त रहना, रोगी से अनुरक्त रहना आदि। ठीक है, तो ये इसके गुण और कार्य में आप सम्मिलित कर सकते हो, जो कि हमने अभी पहले देखा था। ठीक है, ये वाला जो हमने देखा, तो जब परिचारक के गुण एवं कर्तव्य पूछा जा रहा है तो टॉपिक वाइज आंसर देने का मतलब ये हुआ कि आप गुण को भी लेके चलो, कर्तव्य को भी लेके चलो, ताकि आंसर ऐसा निकले कि जो एग्जामिनर है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, इतना जब आप लिख दोगे तो आप लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी लिख सकते हैं। क्या चीज़ें लिख सकते हैं कि चिकित्सक तथा रोगी के प्रति, अब देखिए यहाँ पे हमने गुण और कर्तव्य एक साथ लिखे, 4 पॉइंट में हमने सबमिट कर दिया। यहाँ पे चतुष्पाद के अंतर्गत अगर कलाएं पूछी जाती कि परिचारक की जो या चतुष्पाद की जो 16 कलाएं हैं या इनके गुण हैं या जो 4 कलाएं हैं वो बताइए, तो आप 4 चीज़ों में सबमिट कर सकते थे। लेकिन अब गुण और कर्तव्य दोनों एक साथ लेकर के चलने हैं, तो हम पॉइंट वाइज बहुत सारे पॉइंट इसमें बना सकते हैं। तो आप एक 5वां पॉइंट भी लिख सकते हैं इसमें, इसके अतिरिक्त बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हैं। 5वां क्या लिख सकते हैं, चिकित्सक तथा रोगी के प्रति, चिकित्सक तथा रोगी के प्रति, चिकित्सक तथा रोगी के प्रति अच्छी भावना रखना। तो यहाँ पे देखिए यह भी गुण भी है, कर्तव्य भी है। जो भावना रखी जा रही है वो एक तरह का गुण है। ठीक है, चिकित्सक तथा रोगी के प्रति अच्छी भावना रखने वाला जो है कार्य है, और जो भावना उसके अंतर्गत अच्छी भावना जो जागृत हो रही है वो उसका गुण है, अच्छी भावना वो रख रहा है। इसी के अंतर्गत हम अन्य भी लिख सकते हैं।
रोगियों की अपने पुत्र के सम्मान, रोगियों की अपने पुत्र के समान स्नेह भाव से परिचर्या करना। यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे हमने बताया क्या चीज़ कि रोगी से अनुरक्त रहना, मतलब कि ज़्यादा लगाव नहीं लगाना चाहिए, लेकिन उसे अपने पुत्र के समान स्नेहपूर्वक देखना चाहिए और उस तरह की परिचर्या उसकी करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आप लिख सकते हो क्या, वैद्य की तरह परिचारक को भी पवित्र, वैद्य की तरह परिचारक को भी पवित्र, ठीक है, एवं स्वच्छ रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त और पॉइंट आप लिख सकते हैं क्या, चिकित्सालय और औषधि कक्ष में को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। चिकित्सालय तथा औषधि कक्ष को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। अब देखिए, परिचारक का ये भी कार्य है कि जहाँ पे वो कार्य करेगा वहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए, वो साफ़ सुथरा रखे अपने टेबल को, अपने काउंटर को, अपने आसपास के जगह को, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। औषधि कक्ष जहाँ पे औषधि रखी जा रही है उसको भी साफ करना जो है परिचारक का कर्तव्य होता है। इस चीज़ पे भी उसको ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है चिकित्सा कर्मों का ज्ञान होने से, ये भी लिख सकते हैं कि चिकित्सा कर्मों का ज्ञान होने से परिचारक चिकित्सक की अनुपस्थिति में चिकित्सक की अनुपस्थिति में चिकित्सा कार्यों को कर सकता है। ठीक है, चिकित्सा कार्यों को कर सकता है, इसलिए उसे इन कार्यों में सक्षम रहना चाहिए। ठीक है, आप देखें तो पूरे प्रश्न में जितने भी प्रश्न आपको बताए गए हैं सभी प्रश्नों में गुण और कर्तव्य की बात की गई है और सभी उत्तर में उन चीज़ को लेकर के चला जा रहा है ताकि उत्तर जो है टॉपिक पे ही बेस्ड हो, टॉपिक से इधर उधर ना जाए। ठीक है, पॉइंट वाइज ही बताया जा रहा है। उसी तरह से आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या, चिकित्सालय में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों का पूरा ज्ञान रखना चाहिए। चिकित्सालय में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों के बारे में
के बारे में पूरा ज्ञान रखना चाहिए। ठीक है, ये 10 पॉइंट हैं और 10 पॉइंट जो है आप 10 तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ बताया गया, परिचारक के गुण एवं कर्तव्यों का चिकित्सा के अंतर्गत वर्णन, जिसमें 10 बातें बताई गई हैं, जिसमें गुण भी हैं, उसके कर्तव्य भी हैं। और इसके पहले जो बताया गया है इस उत्तर में परिचारक के गुण एवं कर्तव्य, यहाँ पे पहले परिचारक के भूमिका के बारे में बताया जा रहा है, फिर परिचारक के 4 मुख्य गुण बताए जा रहे हैं। इन मुख्य गुणों को आप चाहें तो हेडिंग वाइज लिख करके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन दे करके लॉन्ग आंसर में आप इसको सबमिट कर सकते हो, या फिर आप चाहें तो परिचारक के गुण एवं कर्तव्य का चिकित्सा के अंतर्गत वर्णन करके इस तरह से भी उत्तर को कंप्लीट कर सकते हो। अब यहाँ पे शब्द गिनने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने उत्तर जो है टॉपिक वाइज दिया है, पॉइंट वाइज सारे उत्तर जो दिए हैं, और यहाँ पे शब्द आपके उतने कंप्लीट है। ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप उतना ही लिख दिए हो, इसमें शब्द ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आप जो है टॉपिक बेस्ड आंसर लेकर के चल रहे थे। अगर इधर उधर की बात लिखने होती तो आंसर इधर उधर हो जाता और शब्द भी बढ़ जाते, लेकिन आप जो है उत्तर टॉपिक वाइज लेकर के चल रहे हो, तो चीज़ें जो है सब क्लियर कट हो रही हैं। पहले में क्वेश्चन लघुत्तरी प्रश्न जो है उसमें क्या कह रहा है, गुणवान परिचारक के गुणों को बताते हुए उनके कर्तव्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, लिखा गया। परिचारक के गुण और कर्तव्य क्या हैं बताए गए हैं। परिचारक को रोगी के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए वो भी उसमें है। ठीक है, और आप चाहें तो जो यहाँ पे व्यवहार लिखा हुआ है रोगी के प्रति, ये वाले जो व्यवहार हैं, जिसमें आपको क्या बताया गया, ये परिचारक को रात भर रोगी के साथ जागना, आवश्यक होने पर उनकी सफाई आदि का ध्यान रखना, त्यागपूर्ण परिस्थितियों में कार्य करना, रोगी से अनुरक्त रहना, ठीक है, चिकित्सक तथा रोगी के प्रति अच्छी भावना रखना, रोगियों की अपने पुत्र के समान स्नेह भाव में परिचर्या करना, ये सारे जो हैं रोगी के प्रति कर्तव्य हो जाएंगे, आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। इसके साथ ही लॉन्ग आंसर में देखिए, परिचारक के गुण एवं कार्यों का विस्तृत वर्णन कीजिए, हो चुका है। परिचारक के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए परिचारक के गुणों को समझाइए, समझा चुके हैं। तो इस तरह से आपने देखा प्रश्न अलग अलग तरह के हैं, लेकिन उत्तर को हमने जो है एक तरह से ऐसा लिखा कि इन सारे प्रश्नों का उत्तर एक ही जगह पे हो गया। ठीक है, तो इस क्लास में जो 2 टॉपिक आपको कंप्लीट करने थे, जिस तरह से कंप्लीट करने थे, जिस तरह से उसका उत्तर लिखना था, उस तरीके से आपको बताया गया। त्रुटि नहीं होनी चाहिए, मात्राओं का ध्यान रखना है, शब्द सीमा पे ध्यान रखना है, ज़्यादा शब्द नहीं होने चाहिए, अधिकतम जो शब्द कहे गए हैं उससे 10-15 शब्द जो है कम हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, और लिखावट पे विशेष ध्यान रखना है, लिखने का तरीका सही है और मात्राएं सही हैं, राइटिंग अच्छी है, तो फिर आपका सिलेक्शन पक्का है। और इस क्लास के अंतर्गत जिस तरह से आपको 2 पॉइंट बताए गए, अगर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं तो आशा है कि आप उसका उत्तर दे सकते हो। अगली क्लास जो आएगी उसमें परिचर्या के ही अलग जो पॉइंट है लेकर के चलेंगे, और हमारा प्रयास रहेगा कि हर क्लास में लगभग ज़्यादा प्रश्न जो हैं, आपको संभावित प्रश्न जो हमारे द्वारा तैयार किए जा रहे हैं वो समझाया जाए, लघुत्तरी भी और दीर्घोत्तरी भी। हर क्लास में आप देखिएगा ऐसे ही दिखेगा, हर क्लास में आपको लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न दिखेंगे, और किस तरह से उसका उत्तर लिखना है वो बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम अलग टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।